Hello friends, welcome to my YouTube channel राजवीर एजुकेशन एकेडमी। मैंने भारतीय संविधान से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ 3 महत्वपूर्ण वीडियो बनाए हैं, जिसमें पहला वीडियो बना है भारतीय संविधान के निर्माण के साथ संविधान की प्रस्तावना और 25 भागों में शामिल 470 अनुच्छेद है, जिसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। दूसरा मैंने वीडियो बनाया भारतीय संविधान की 12 महत्वपूर्ण अनुसूचियों पर, और इन 12 अनुसूचियों के साथ हम भारत के राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में पढ़ेंगे, और यह वीडियो इन 12 अनुसूचियों पर ही बनाया गया। और तीसरा महत्वपूर्ण वीडियो है भारतीय संविधान के 105 संशोधन पर, जो 1951 से 2021 तक है। भारतीय संविधान में 105वां संशोधन 18 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत किया गया था। आप इन 3 महत्वपूर्ण वीडियो को जरूर देखें। पहला और तीसरा वीडियो देखने के लिए मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रखी है, आप वहां जाकर इन दोनों वीडियो को देख सकते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे अनुसूचियों की, कि भारतीय संविधान में अनुसूचियों का क्या महत्व है और इन्हें भारतीय संविधान में क्यों शामिल किया गया। अनुसूचियां संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है और भारत के संविधान को समझने के लिए आवश्यक है। अनुसूचियां संविधान के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत जानकारी प्रदान करती है और भारत के शासन और प्रशासन को समझने में सहायता प्रदान करती है। अनुसूचियों में विभिन्न विषयों और क्षेत्रों से संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई है, जैसे कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची आदि है। अनुसूचियों में दिए गए प्रावधानों को कानूनी मान्यता प्राप्त है और इनका पालन करना सरकारों और नागरिकों के लिए अनिवार्य है। भारतीय संविधान में अनुसूचियां अतिरिक्त अनुभाग है, जो संविधान के मुख्य भाग के बाद आती है और विभिन्न विषयों पर विस्तृत जानकारी प्रदान करती है। भारत के वर्तमान संविधान का निर्माण 1935 के अधिनियम से प्रेरित था। 1935 के भारत सरकार अधिनियम में 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। जब भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तब हमारे संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन भारतीय संविधान में संशोधनों के बाद इसमें बढ़ोतरी हो गई। वर्तमान में भारतीय संविधान में 25 भाग, 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 105 संशोधन है, और यह संशोधन 1951 से 2021 तक शामिल है। सबसे पहले हम बात करेंगे पहली अनुसूची की। तो भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम दिए गए हैं। जब भी कोई नया राज्य बनता है या 2 राज्यों का विलय होता है या सीमाओं में बदलाव होता है, तो इसका उल्लेख संविधान की पहली अनुसूची में करना होता है। भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में राज्यों के विघटन का भी उल्लेख है। भारत के संविधान के बाद कई राज्यों का गठन हुआ और कुछ का विघटन भी हुआ। भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में भाग 1 के अनुच्छेद 1 से 4 तक शामिल है, जो संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। यह अनुच्छेद बताते हैं कि भारत राज्यों का एक संघ है। यह अनुच्छेद राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची प्रदान करते हैं और राज्यों के गठन और सीमाओं में परिवर्तन के प्रावधान करते हैं। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 1 की, जो भाग 1 में शामिल है। अनुच्छेद 1 के अनुसार इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। अनुच्छेद 1 भारत के राज्यों का संघ घोषित करता है। संविधान का अनुच्छेद 1 पहली अनुसूची के साथ ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, सीमाओं और क्षेत्र के बारे में जानकारी देता है। भारत में राज्यों के एकीकरण का जनक सरदार वल्लभ भाई पटेल को माना जाता है। उन्होंने भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते हुए राजनीतिक समझौते और शक्ति के संयोजन का उपयोग करके 562 रियासतों को एकीकृत किया। पटेल ने वीपी मेनन के साथ मिलकर विभिन्न रियासतों के शासकों को भारत में शामिल होने के लिए मनाया। वीपी मेनन ने रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे सरदार वल्लभ भाई पटेल के अधीन राज्य मंत्रालय के सचिव थे। उन्होंने हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर जैसे कुछ चुनौतीपूर्ण राज्यों को भी सफलतापूर्वक एकीकृत किया।
पटेल की राजनीति और नेतृत्व क्षमता ने भारत को एक मजबूत और एकजुट राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब हम बात करेंगे राज्य पुनर्गठन आयोग की। क्योंकि प्रथम अनुसूची भारत के राज्यों से संबंधित है, इसलिए हम राज्यों से संबंधित सभी जानकारी पढ़ेंगे। तो यह आयोग 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्यों को भाषा के आधार पर पुनर्गठित करना था। इस आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे, जो सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश थे, और साथ ही के.एम. पनिक्कर और एच.एन. कुंजरू भी इस आयोग के सदस्य थे। यह गठन विशाल आंदोलन का परिणाम था, जिसका उद्देश्य तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक अलग राज्य बनाना था। तेलुगु भाषी लोगों के लिए अलग राज्य की मांग का नेतृत्व पोट्टी श्रीरामुलु ने किया था, जिन्होंने अनशन किया था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। सबसे पहले भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था, जो 1 अक्टूबर 1953 को मद्रास राज्य से अलग होकर बना था। तेलुगु भाषी क्षेत्रों को मद्रास राज्य के 11 जिलों को अलग करके आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था, और साथ ही कुर्नूल को आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी बनाई गई थी। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित करने की सिफारिश की गई थी। इस आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए 1 नवंबर 1956 को भारत सरकार ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया। 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत आंध्र राज्य और हैदराबाद राज्य के तेलंगाना क्षेत्रों को मिलाकर संयुक्त तेलुगु भाषी आंध्र प्रदेश बनाया गया। सबसे पहले आंध्र प्रदेश को 1953 में मद्रास राज्य से अलग करके बनाया गया था। फिर 1 नवंबर 1956 को कुछ तेलुगु भाषी क्षेत्रों को मिलाकर पुनः आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। हैदराबाद राज्य के गैर तेलुगु भाषी क्षेत्रों को बॉम्बे राज्य और मैसूर, वर्तमान में कर्नाटक राज्य कहा जाता है, राज्य के साथ मिला दिया गया। 1956 से पहले तेलंगाना हैदराबाद रियासत का हिस्सा था। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत तेलंगाना को आंध्र प्रदेश राज्य में शामिल कर दिया गया। 1956 में आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद बनाई गई। 1956 से पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी कुर्नूल थी, जब मद्रास राज्य से अलग किया गया था आंध्र प्रदेश को 1953 में। 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत आंध्र प्रदेश को औपचारिक रूप से एक भाषाई राज्य के रूप में मान्यता दी गई थी। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1 नवंबर 1956 ने भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्यों की सीमाओं को फिर से परिभाषित किया। इस अधिनियम ने मद्रास राज्य को पुनः विभाजित किया गया, जिसके कुछ भाग केरल और कुछ भाग मैसूर में शामिल किए गए। मैसूर राज्य को आंध्र प्रदेश, मुंबई और मद्रास से कुछ क्षेत्रों को मिलाकर बनाया गया था। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1 नवंबर 1956 द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। इन राज्यों के नाम क्रमशः इस प्रकार थे: आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बॉम्बे, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और जम्मू और कश्मीर। 1956 में भारत में 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। इन केंद्र शासित प्रदेशों के नाम क्रमशः इस प्रकार थे: दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। उस समय इसे लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिनका उल्लेख पहली अनुसूची में है और जिनकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे महाराष्ट्र और गुजरात राज्य की। 1 मई 1960 को बॉम्बे राज्य को भाषाई आधार पर विभाजित कर दिया गया और महाराष्ट्र और गुजरात 2 अलग राज्य बने। विभाजन से पहले बॉम्बे राज्य सहित भारत में 14 राज्य थे। महाराष्ट्र और गुजरात बनने के बाद भारत में राज्यों की संख्या 15 हो गई। 1960 से पहले मुंबई, बम्बई या बॉम्बे राज्य की राजधानी थी। 1960 में जब
बॉम्बे राज्य को महाराष्ट्र और गुजरात में विभाजित किया गया, तब मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी बनी और गुजरात की राजधानी गांधीनगर बनी। मुंबई शहर का नाम बम्बई से 4 मार्च 1995 में बदलकर मुंबई किया गया। मुंबई नाम शहर के मूल निवासियों के कोली समुदाय की संरक्षक देवी मुंबा देवी के सम्मान में रखा गया था। अब हम बात करेंगे नागालैंड राज्य की। 1962 नागालैंड राज्य अधिनियम के द्वारा नागालैंड को असम राज्य से अलग कर राज्य का दर्जा दिया गया। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को आधिकारिक रूप से भारत के 16वें राज्य के रूप में मान्यता दी गई थी। 1962 से पहले नागालैंड को नागा हिल्स और तुसेंग क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, जो असम राज्य का एक हिस्सा था। कोहिमा को नागालैंड की राजधानी बनाया गया। 18 जुलाई 1967 को मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु करने का प्रस्ताव तैयार किया गया था। 1969 में इसका नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया। मद्रास शहर का नाम 1996 में बदलकर चेन्नई कर दिया गया। 1969 में केवल राज्य के नाम में परिवर्तन किया गया था, इसलिए भारत में राज्यों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कर्नाटक यह पहले मैसूर राज्य के नाम से जाना जाता था और 1973 में इसका नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया। फिर पुनः 1973 में केवल राज्य के नाम में परिवर्तन किया गया था, इसलिए भारत में राज्यों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। भारतीय संविधान में उड़ीसा राज्य का नाम 1 नवंबर 2011 को बदलकर ओडिशा कर दिया गया था। यह बदला उड़ीसा नाम परिवर्तन अधिनियम 2011 के माध्यम से किया गया था, जिसे संसद ने पारित किया था। इस अधिनियम के साथ ही उड़िया भाषा का नाम बदलकर ओडिया भी कर दिया गया था और 2011 में भी केवल राज्य के नाम में परिवर्तन किया गया था, इसलिए भारत में राज्यों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब हम बात करेंगे पंजाब और हरियाणा राज्य की। तो भारतीय संसद ने 18 सितंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम पारित किया था। इस अधिनियम के तहत पंजाब को विभाजित करके हरियाणा राज्य का गठन किया गया था। पंजाब का पुनर्गठन भाषा आधार पर किया गया था। हिंदी भाषी क्षेत्रों को हरियाणा के रूप में एक अलग राज्य बनाया गया, जबकि पंजाबी भाषी क्षेत्रों को पंजाब के रूप में एक अलग राज्य बनाया गया था। 1966 में चंडीगढ़ को पंजाब व हरियाणा दोनों की संयुक्त राजधानी बनाया गया। साथ ही चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और इस प्रकार भारत में राज्यों की संख्या 17 हो गई थी। अब हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। 1956 में हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और इसके साथ ही शिमला को हिमाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय और राजधानी दोनों बनाया गया। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां हैं। शिमला ग्रीष्मकालीन राजधानी है और धर्मशाला शीतकालीन राजधानी है। हिमाचल प्रदेश राज्य के बनने के बाद भारत में राज्यों की संख्या 18 हो गई थी। अब हम बात करेंगे त्रिपुरा राज्य की। तो भारत की स्वतंत्रता से पहले त्रिपुरा एक रियासत थी जिसका अपना शासक था। स्वतंत्रता के बाद 15 अक्टूबर 1949 को त्रिपुरा रियासत को भारतीय संघ में शामिल किया गया। 1 सितंबर 1956 को त्रिपुरा को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 21 जनवरी 1972 को पूर्वोत्तर क्षेत्र अधिनियम 1971 के तहत त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला को बनाया गया। इसके साथ ही भारत में राज्यों की संख्या 19 हो गई। अब हम बात करेंगे मणिपुर राज्य की। तो 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद मणिपुर 500 रियासतों में से एक थी, जिसे 21 सितंबर 1949 को भारत में विलय किया गया। विलय के बाद मणिपुर को 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और 11 मई 1963 से मुख्य आयुक्त के अधीन कर दिया गया। 21 जनवरी 1972 को पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इम्फाल को मणिपुर की
राजधानी बनाया गया। मणिपुर को राज्य का दर्जा मिलने के बाद भारत में राज्यों की संख्या 19 से बढ़कर 20 हो गई। अब हम बात करेंगे मेघालय राज्य की। 1969 में असम पुनर्गठन मेघालय अधिनियम के तहत मेघालय को असम के भीतर एक स्वायत्त राज्य के रूप में मान्यता दी गई थी। यह अधिनियम 2 अप्रैल 1970 को लागू हुआ, जिससे मेघालय को असम से एक स्वायत्त राज्य के रूप में मान्यता मिल गई। स्वायत्त राज्य का अर्थ है कि राज्य अपने मामलों का निर्णय लेने और प्रशासन करने के लिए स्वतंत्र है और वह केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं है। इसका मतलब है कि राज्य अपने कानून बना सकता है, अपने बजट को प्रतिबंधित कर सकता है और अपनी नीतियों को लागू कर सकता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत मेघालय को 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और इसे भारत के 21वें राज्य के रूप में स्थापित किया गया। मेघालय की राजधानी शिलांग को बनाया गया। मेघालय राज्य का गठन 21 जनवरी 1972 को असम राज्य के दो बड़े जिलों संयुक्त खासी एवं जयंतिया पहाड़ियों को असम से अलग कर बनाया गया। 21 जनवरी 1972 को मणिपुर, त्रिपुरा व मेघालय इन तीनों राज्यों का एक ही दिन गठन किया, जिससे त्रिपुरा राज्य भारत का 19वां, मणिपुर 20वां व मेघालय 21वां राज्य बना। इस प्रकार भारत में राज्यों की संख्या 18 से बढ़कर 21 हो गई। अब हम बात करेंगे सिक्किम राज्य की। 1942 से 1975 तक सिक्किम पर नामग्याल राजतंत्र का शासन था, जिसकी स्थापना फुनसोंग नामग्याल ने की थी। 1950 में भारत और सिक्किम के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत यह तय हुआ कि वहां शासन तो राजा का होगा, लेकिन विदेश और रक्षा से जुड़े मामले भारत सरकार देखेगी। 1974 में सिक्किम ने भारत के साथ जुड़ने की इच्छा व्यक्त की। 35वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1974 ने सिक्किम को भारतीय संघ के सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया। 1975 में 36वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया। इस प्रकार 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। गंगटोक को सिक्किम की राजधानी बनाया गया। अब हम बात करेंगे मिजोरम राज्य की। मिजोरम 1987 में राज्य बनने से पहले असम राज्य का एक जिला था, जो लुसाई हिल्स के रूप में जाना जाता था, और इसे 1972 में पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम के तहत मिजोरम को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया और बाद में मिजोरम को 20 फरवरी 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इस प्रकार 20 फरवरी 1987 को मिजोरम भारत का 23वां राज्य बना। मिजोरम की राजधानी आइजोल को बनाया गया। अब हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश राज्य बनने से पहले इसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा के नाम से जाना जाता था। ब्रिटिश शासन के दौरान स्थापित किया गया था। अब हम बात करेंगे गोवा राज्य की। 1961 में जब गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया गया, तो गोवा, दमन और दीव को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और दमन और दीव को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। गोवा की राजधानी पणजी को बनाया गया। इस प्रकार गोवा 30 मई 1987 को भारत का 25वां राज्य बना। अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य की। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से 16 जिले अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया था। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बना। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को बनाया गया। ये 16 जिले मध्य प्रदेश के 3 संभागों रायपुर, बिलासपुर और बस्तर में स्थित है। छत्तीसगढ़ में उच्च न्यायालय की स्थापना बिलासपुर की गई। किसी समय इस क्षेत्र में 36 गढ़ थे,
इसलिए इसका नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड राज्य की। उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य बना, जो 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर अस्तित्व में आया था। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। इसकी स्थापना के समय इसका नाम उत्तरांचल था, लेकिन 2007 में इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया था। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, जबकि उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश उत्तर पश्चिमी के पहाड़ी जिलों से बनाया गया था। वर्तमान में उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं। भराड़ी सेन ग्रीष्मकालीन राजधानी है, जहां विधानसभा के सत्र आयोजित किए जाते हैं, और देहरादून शीतकालीन राजधानी है, जहां सचिवालय स्थित है। अब हम बात करेंगे झारखंड राज्य की। 2 अगस्त 2000 को भारत की संसद ने बिहार पुनर्गठन विधेयक पारित कर झारखंड राज्य का निर्माण किया, जिसके तहत 15 नवंबर 2000 को बिहार से 18 जिले अलग करके झारखंड को भारत का 28वां राज्य बनाया गया। इसी दिन बिरसा मुंडा की जयंती भी थी। इसके साथ ही रांची को झारखंड का उच्च न्यायालय और राजधानी दोनों बनाया गया। अब हम बात करेंगे तेलंगाना राज्य की। तेलंगाना 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य बना था। इससे पहले यह आंध्र प्रदेश राज्य का हिस्सा था। हैदराबाद को 10 साल के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी बनाया गया। अभी वर्तमान में हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। यह तेलंगाना राज्य का सबसे बड़ा शहर है। यह भारत का एक प्रमुख आर्थिक केंद्र है। हैदराबाद को लोकप्रिय रूप से मोतियों के शहर के रूप में जाना जाता है। अभी वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। आंध्र प्रदेश को पहले 1 अक्टूबर 1953 को मद्रास राज्य से अलग किया गया था। इस प्रकार 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बनने के बाद भारत में राज्यों की संख्या 29 हो गई थी, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर राज्य के 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया, जिससे भारत में राज्यों की संख्या 28 हो गई है। इस प्रकार वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब हम बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेशों की। तो सबसे पहले हम यह समझेंगे कि केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं। केंद्र शासित यूटी का फुल फॉर्म यूनियन टेरिटरी होता है। हिंदी में इसे केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। केंद्र शासित प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र होता है जो सीधे केंद्र सरकार के अधीन होता है, और इसका प्रशासन एक उपराज्यपाल या प्रशासक द्वारा किया जाता है। केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल और प्रशासक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य की तरह पूर्ण स्वायत्तता नहीं होती है, और इनके पास सीमित शक्तियां होती है। राज्यपाल या प्रशासक एक उच्च पदस्थ अधिकारी होता है, जो केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है। वह केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है और क्षेत्र के प्रशासन, विकास और कानून व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होता है। वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 1 नवंबर 1956 को भारत में 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, जिनके नाम है दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, जिसे उस समय लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता था। 1 नवंबर 1956 को भारत में 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, जिनमें से हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा, इन तीनों को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, और जिनमें से दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप आज भी केंद्र शासित प्रदेश है। इनके साथ ही 5 और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, जिनके नाम है पुडुचेरी, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव। पहले दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन 26 जनवरी 2020 को दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव को मिलाकर एक ही केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जिसके कारण भारत में वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश बन गए, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे।
सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद दिल्ली को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 1956 में दिल्ली को आधिकारिक रूप से केंद्र शासित प्रदेश के रूप में घोषित किया गया और दिल्ली को ही दिल्ली की राजधानी भी बनाया गया। 1991 में 69वें संविधान संशोधन के माध्यम से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का दर्जा दिया गया, जिसका अर्थ है कि इसमें विधानसभा और एक मंत्रिमंडल के साथ साथ एक विशेष दर्जा भी दिया गया। विशेष दर्जा दिल्ली को कुछ विषयों पर कानून बनाने और प्रशासन चलाने का अधिकार देता है। कुछ विशिष्ट क्षेत्रों जैसे कि सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि पर केंद्र सरकार का अधिकार बरकरार रहता है। संशोधन ने अनुच्छेद 239 ए और 239 ए को संविधान में जोड़ा, जिससे दिल्ली को एक विधानसभा, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद का अधिकार मिला। दिल्ली एक बड़ा क्षेत्र है जो कई जिलों से बना है, जिसमें नई दिल्ली भी एक जिला है। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। यह भारत सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के केंद्र के रूप में कार्य करती है। 1993 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए और दिल्ली को एक निर्वाचित सरकार मिली। नई दिल्ली और दिल्ली में केंद्र सरकार की तीनों इकाइयों कार्यपालिका, संसद और न्यायपालिका के मुख्यालय स्थापित है। अब हम बात करेंगे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश की। 1950 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत गणराज्य का हिस्सा बना। 1 नवंबर 1956 को इसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। यह बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है और लगभग 572 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है, जिनमें से केवल कुछ ही द्वीपों पर लोग रहते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 2 बड़े द्वीप समूहों से बना है, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान द्वीप समूह में उत्तर अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिण अंडमान शामिल है, जबकि निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट निकोबार, कार निकोबार और अन्य छोटे द्वीप शामिल है। इसका मतलब है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कई द्वीप है, जिन्हें 2 मुख्य समूहों में विभाजित किया गया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 3 जिले हैं, उत्तर और मध्य अंडमान जिला, ये एक ही जिला हुआ है, दक्षिण अंडमान जिला और निकोबार जिला। सबसे बड़ा शहर पोर्ट ब्लेयर है और पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान जिले में शामिल है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है, जिसे अब श्री विजयपुरम के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर और मध्य अंडमान है, जिसका क्षेत्रफल 3251.85 वर्ग किलोमीटर है। पोर्ट ब्लेयर का नाम ब्रिटिश प्रशासक लॉर्ड आर्चिबाल्ड ब्लेयर के नाम पर रखा गया है। यह शहर अपने सुंदर समुद्र तटों, ऐतिहासिक स्थलों और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। यह पर्यटकों के लिए यहाँ कई आकर्षक स्थल है, जैसे कि सेल्युलर जेल, रॉस द्वीप, जिसे अब सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम से जाना जाता है, और वाइपर द्वीप। वीर सावरकर एयरपोर्ट एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के प्रवेश द्वार पोर्ट ब्लेयर के राजधानी शहर में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर चेन्नई, कोलकाता, नई दिल्ली और भुवनेश्वर से हवा से जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ा द्वीप ग्रेट अंडमान है। अब हम बात करेंगे लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश की। लक्षद्वीप, जिसे पहले लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमीनदीवी द्वीप के नाम से जाना जाता था, को 1 नवंबर 1956 को भारतीय राज्यों के पुनर्गठन के दौरान प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए लक्षद्वीप को मद्रास से अलग कर एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया। इस द्वीप का नाम 1 नवंबर 1973 में बदलकर लक्षद्वीप रखा गया था। यह नाम मलयालम और संस्कृत में लक्षद्वीप शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है 1 लाख द्वीप। हालांकि लक्षद्वीप भी वास्तव में केवल 36 द्वीप है। यह भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में स्थित एक द्वीप समूह है, जो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश और एक जिला है। लक्षद्वीप का कुल क्षेत्रफल लगभग
32.62 वर्ग किलोमीटर है और इसकी जनसंख्या लगभग 64,473 है। इस केंद्र शासित प्रदेश में कुल 36 द्वीप है, लेकिन केवल 7 द्वीपों पर ही जनजीवन है। इनमें से 6 द्वीपों पर भारतीय पर्यटकों के लिए जाने की अनुमति है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ के निवासियों का मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना और नारियल की खेती है। अब हम बात करेंगे पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की। पांडिचेरी को 1 नवंबर 1954 को भारत के साथ औपचारिक रूप से एकीकृत किया गया था। हालांकि औपचारिक रूप से भारत का हिस्सा बनने में थोड़ी देरी हुई और 1963 में यह आधिकारिक रूप से भारत के साथ एकीकृत हुआ। जब फ्रांसीसी संसद ने भारत के साथ संधि की पुष्टि की, 1963 में इसे औपचारिक रूप से केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश को पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यनम को मिलाकर बनाया गया है। यह चारों क्षेत्र दक्षिण भारत में बिखरे हुए हैं और यह सब मिलकर पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश बनाते हैं। जो पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है, ये 4 क्षेत्रों से मिलकर बना है। पहला क्षेत्र है पुडुचेरी। यह क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश की एक राजधानी है और यह मुख्य शहर भी है, जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। पुडुचेरी जो एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी राजधानी भी पुडुचेरी ही है, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कि यहाँ पे जो पुडुचेरी क्षेत्र है, ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। दूसरा क्षेत्र है कराईकल। यह क्षेत्र भी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। जो केंद्र शासित प्रदेश का दूसरा क्षेत्र है कराईकल, यह भी तमिलनाडु राज्य में ही स्थित है। तीसरा क्षेत्र है माहे। यह क्षेत्र केरल राज्य में स्थित है। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का जो तीसरा क्षेत्र है माहे, वो केरल राज्य में स्थित है। और चौथा क्षेत्र है यनम। यह क्षेत्र आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है और ये जो यनम है, ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। इन चारों क्षेत्रों से मिलकर ही एक केंद्र शासित प्रदेश बनता है, जो कि पुडुचेरी है। और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी भी पुडुचेरी ही है। पुडुचेरी में विधानसभा केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम 1963 के तहत बनाई गई थी। इस अधिनियम के अनुसार पांडिचेरी को एक विधानसभा प्रदान की गई, जिसकी पहली विधानसभा 1 जुलाई 1963 को बनी। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत पुडुचेरी को राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया। पुडुचेरी का नाम पहले पांडिचेरी था, जिसे सितंबर 2006 में बदलकर पुडुचेरी कर दिया गया। यह बदलाव केंद्र शासित प्रदेश के नाम को स्थानीय तमिल भाषा के अर्थ नया गांव के करीब लाने के लिए किया गया था। अब हम बात करेंगे चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की। तो चंडीगढ़ भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत पंजाब राज्य को 2 भागों में विभाजित किया गया था, पंजाब और हरियाणा। चंडीगढ़ को दोनों राज्यों की साझा राजधानी बनाने के लिए 1 नवंबर 1966 को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था और साथ ही चंडीगढ़ को ही चंडीगढ़ की राजधानी बनाया गया। अब हम बात करेंगे दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश की। पहले ये 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन 26 जनवरी 2020 को दोनों को एक साथ मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो पहले हम दादरा और नगर हवेली को समझेंगे। 1954 में भारत के स्वतंत्रता सेनानियों और स्थानीय लोगों के प्रयासों से दादरा और नगर हवेली पुर्तगाली शासन से मुक्त हुआ। 11 अगस्त 1961 को दादरा और नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। दादरा और नगर हवेली 2 अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों से बना है। पहला क्षेत्र है दादरा और दूसरा क्षेत्र है नगर हवेली। यह 491 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और उत्तर पश्चिम और पूर्व में वलसाड जिले से और दक्षिण पूर्व में ठाणे और नासिक जिले से घिरा है। दादरा और नगर हवेली एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका प्रशासनिक मुख्यालय सिलवासा में है। अब हम बात करेंगे दमन और दीव की।
1961 में जब गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया गया तो गोवा, दमन और दीव को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। लेकिन 1987 में गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया और दमन और दीव को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। फिर पुनः 26 जनवरी 2020 को दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव को एक साथ मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव बना दिया गया। दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी दमन है। दमन केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक कार्यों का केंद्र है। दादरा और नगर हवेली जिले का प्रशासनिक मुख्यालय सिलवासा में है। अब हम बात करेंगे जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू और कश्मीर राज्यों को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था। जम्मू और कश्मीर की दो राजधानियां हैं। श्रीनगर ग्रीष्मकालीन राजधानी है और जम्मू शीतकालीन राजधानी है। जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन भारत के केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल द्वारा किया जाता है। जम्मू और कश्मीर में विधानसभा है। जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 239(a) के तहत पुडुचेरी के समान विधानसभा के साथ संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया है। अब हम बात करेंगे लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की। लद्दाख जम्मू कश्मीर से अलग होकर 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना था। यह उत्तर पश्चिमी हिमालय के पर्वतीय क्रम में स्थित है। लेह को लद्दाख की राजधानी बनाया गया। भारत में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, जिसका क्षेत्रफल 59,146 वर्ग किलोमीटर है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन भारत के केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल द्वारा किया जाता है। लद्दाख बिना विधानसभा के केंद्र शासित प्रदेश है। यह हमारी प्रथम अनुसूची में शामिल अनुच्छेद 1 जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है की जानकारी संपूर्ण होती है। अब हम बात करेंगे प्रथम अनुसूची में शामिल अनुच्छेद 2 की। यह अनुच्छेद नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से संबंधित है। यह अनुच्छेद संसद को भारत के बाहर किसी भी क्षेत्र को भारत संघ में शामिल करने या नए राज्य बनाने का अधिकार देता है। जब 1950 में भारत में सिक्किम को शामिल किया गया तो अनुच्छेद 2 का उपयोग किया गया था। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 3 की। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है। यह अनुच्छेद संसद को राज्यों के नाम, क्षेत्र या सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 3 मौजूदा राज्यों के भीतर परिवर्तन करने की अनुमति देता है, जैसे कि एक राज्य को दो राज्यों में विभाजित करना या किसी राज्य की सीमाओं को बदलना। जब 2000 में मध्य प्रदेश को विभाजित करके छत्तीसगढ़ बनाया गया तो अनुच्छेद 3 का उपयोग किया गया था। अब हम बात करेंगे प्रथम अनुसूची में शामिल अनुच्छेद 4 की। अनुच्छेद 4 यह सुनिश्चित करता है कि जब संसद नए राज्यों का गठन करती है या मौजूदा राज्यों की सीमाओं, क्षेत्रों या नामों में परिवर्तन करती है तो संविधान की पहली अनुसूची जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है और चौथी अनुसूची जो राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है को भी उचित रूप से संशोधित किया जाए। यह अनुच्छेद संसद को यह सुनिश्चित करने की अनुमति देता है कि जब वह अनुच्छेद 2 और 3 के तहत कानून बनाती है तो वह संविधान की पहली और चौथी अनुसूची को भी उसी के अनुसार संशोधित करे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 4 यह कहता है कि प्रथम अनुसूची और चौथी अनुसूची दोनों सूचियों को ध्यान में रखते हुए संशोधन करना चाहिए। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। माना कि आपने प्रथम अनुसूची के अनुच्छेद 3 के तहत मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को अलग कर छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया। आपने प्रथम अनुसूची में शामिल अनुच्छेद 3 में संशोधन कर मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को अलग कर छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया। अब हम अनुच्छेद 4 के अनुसार चौथी अनुसूची को संशोधित करेंगे जो कि राज्यसभा के सदस्यों की संख्या को निर्धारित करती है। अब राज्यसभा के सदस्यों की संख्या को कैसे संशोधित किया, अब हम यह समझते हैं।
मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के विभाजन से पहले राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 16 थी। विभाजन के बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या में भी संशोधित कर मध्य प्रदेश को 11 सीटें और छत्तीसगढ़ को 5 सीटें आवंटित की गई। राज्यसभा के सदस्यों की सीटों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। जिस क्षेत्र की जनसंख्या अधिक होगी उस क्षेत्र की राज्यसभा के सदस्यों की संख्या भी अधिक होगी। और यही भारतीय संविधान का अनुच्छेद 4 कहता है कि आप भारत के किसी क्षेत्र को संशोधित करते हो तो आपको राज्यसभा की सीटों को भी संशोधित करना होगा। संसद को दो या दो से अधिक राज्यों या राज्यों के कुछ हिस्सों को मिलाकर या किसी राज्य से क्षेत्र को अलग करके या नाम में परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त है। अब भारतीय संविधान में किस तरह के संशोधन किया जाता है अब हम यह समझेंगे। तो अनुच्छेद 4 के तहत संशोधन साधारण बहुमत से किए जा सकते हैं, जबकि अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। भारत में किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाना, घटाना, सीमा बदलना या नाम बदलना भारतीय संसद द्वारा किया जाता है। यह प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत की जाती है। अब हम इस प्रक्रिया को समझेंगे। तो पहली प्रक्रिया है राज्य सरकार का प्रस्ताव। यदि राज्य सरकार अपने राज्य क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन करना चाहती है तो उसे पहले राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित करना होगा। दूसरी प्रक्रिया है संसद में प्रस्ताव। राज्य विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव को संसद में पेश किया जाता है। तीसरी प्रक्रिया है संसद द्वारा अनुमोदन। संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। चौथी प्रक्रिया है राष्ट्रपति की स्वीकृति। संसद द्वारा पारित होने के बाद प्रस्ताव को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। और नेक्स्ट है नाम परिवर्तन का नोटिफिकेशन। तो राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद नाम बदलने का नोटिफिकेशन जारी किया जाता है और इस प्रकार किसी भी राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन किया जाता है। अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची की। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन का प्रावधान किया गया है, जिनमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष जो कि एक उपराष्ट्रपति होता है, विधानसभा अध्यक्ष, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक शामिल है। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जिनकी हम चर्चा करेंगे। तो अनुच्छेद 59(3) यह राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते से संबंधित है। अनुच्छेद 75(6) प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों के वेतन और भत्ते से संबंधित है। अनुच्छेद 160 यह संसद, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों के वेतन और भत्ते से संबंधित है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 97 की। यह अनुच्छेद लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति जो कि एक भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वह उपसभापति के वेतन और भत्ते से संबंधित है। यहाँ पर भारत के उपराष्ट्रपति को केवल राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन और भत्ता मिलता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई वेतन और भत्ता नहीं मिलता। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 125। यह अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते से संबंधित है। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 148(3). यह अनुच्छेद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन और भत्ते से संबंधित है। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 158(3). यह अनुच्छेद राज्यपालों के वेतन और भत्ते से संबंधित है। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 164(5). यह अनुच्छेद मुख्यमंत्रियों और अन्य राज्य मंत्री के वेतन और भत्ते से संबंधित है। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 186। यह अनुच्छेद विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति व उपसभापति के वेतन और भत्ते से संबंधित है। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 195। यह अनुच्छेद विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदस्यों के वेतन और भत्ते से संबंधित है। यहाँ पर विधानमंडल क्या होता है हम इसे भी समझ लेते हैं। जिस प्रकार केंद्र में संसद होता है और संसद के दो सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है और लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है। राज्यसभा में सभापति और उपसभापति होते हैं, लोकसभा में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष होते हैं। ठीक उसी प्रकार
भारत में राज्यों में विधानमंडल होता है और विधानमंडल के भी दो सदन होते हैं, विधान परिषद और विधानसभा। विधान परिषद विधानमंडल का उच्च सदन होता है और विधानसभा विधानमंडल का निम्न सदन होता है। विधान परिषद में सभापति व उपसभापति होते हैं और विधानसभा में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष होते हैं। लेकिन विधान परिषद भारत में कुछ ही राज्यों में निर्मित है और विधान परिषद किन किन राज्यों में निर्मित है, अब हम उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। वर्तमान में 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विधान परिषदों का अस्तित्व है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 221 की। यह अनुच्छेद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते से संबंधित है। अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची की। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची शपथ और प्रतिज्ञान से संबंधित है। यह अनुसूची विभिन्न अधिकारियों जैसे कि संसद के सदस्य, केंद्रीय मंत्री, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्य विधायिका के सदस्य, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और राज्य के मंत्री द्वारा ली जाने वाली शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूपों का वर्णन करती है। भारतीय संविधान में 2 प्रकार की शपथ का प्रावधान है। पहली शपथ होती है पद की शपथ और दूसरी शपथ होती है गोपनीयता की शपथ। अब हम बात करेंगे पहली शपथ पद की शपथ की। यह शपथ संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखने और देश की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने की प्रतिज्ञा होती है। अब हम बात करेंगे दूसरी शपथ गोपनीयता की शपथ। यह शपथ किसी भी सरकारी जानकारी को गोपनीय रखने की प्रतिज्ञा होती है जो मंत्री के रूप में जानकारी में आता है। भारतीय संविधान में सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ के 2 मुख्य उद्देश्य है। पहला उद्देश्य होता है संविधान के प्रति निष्ठा। सदस्य संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखते हैं और उसका पालन करते हैं। दूसरा मुख्य उद्देश्य है पद के कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन। वे अपने पद के कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करते हैं और समाज के हित में कार्य करते हैं। शपथ में आमतौर पर 2 तरह के प्रतिज्ञान का उल्लेख होता है। पहली शपथ है ईश्वर की शपथ। सदस्य ईश्वर की शपथ या ईश्वर के नाम पर शपथ लेते हैं। दूसरी प्रतिज्ञान, कुछ सदस्य धार्मिक शपथ नहीं लेना चाहते इसलिए वे प्रतिज्ञान लेते हैं। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जिनकी हम चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 60 यह राष्ट्रपति के लिए शपथ का प्रारूप है और भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेते हैं। अनुच्छेद 69 यह उपराष्ट्रपति के लिए शपथ का प्रारूप है और भारत के उपराष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेते हैं। अनुच्छेद 75(4) यह प्रधानमंत्री और अन्य केंद्रीय मंत्री के लिए शपथ का प्रारूप है। प्रधानमंत्री और अन्य केंद्रीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं। अनुच्छेद 76(3) यह मान्यवादी के लिए शपथ का प्रारूप है जो भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है और मान्यवादी को भारत के राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेना होता है। अनुच्छेद 99 यह संसद, राज्यसभा और लोकसभा सदस्य के लिए शपथ का प्रारूप है और यह भी भारत के राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं। अनुच्छेद 124(6) यह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए शपथ का प्रारूप है और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं। अनुच्छेद 148(2) यह नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के लिए शपथ का प्रारूप है और यह भी भारत के राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं। अनुच्छेद 159 यह राज्यपाल के लिए शपथ का प्रारूप है। राज्यपाल को उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेना होता है। अनुच्छेद 164(3) यह मुख्यमंत्री और अन्य राज्य मंत्री के लिए शपथ का प्रारूप है और मुख्यमंत्री और अन्य राज्य मंत्रियों को उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष शपथ लेना होता है। अनुच्छेद 165(2) यह महाधिवक्ता के लिए शपथ का प्रारूप है जो राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है और इसे भी उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष शपथ लेना होता है। अनुच्छेद 188 यह विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदस्यों के लिए शपथ का प्रारूप है और यह भी राज्यपाल के समक्ष शपथ लेते हैं। अनुच्छेद 219 यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए शपथ का प्रारूप है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष शपथ लेते हैं। अब हम बात करेंगे
चौथी अनुसूची की। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची राज्यसभा में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को कितनी सीटें मिलेगी इसका निर्धारण किया गया है। यह अनुसूची संविधान के अनुच्छेद 80 से संबंधित है। इस अनुसूची में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को राज्यसभा में कितनी सीटें आवंटित की जाएगी इसका विवरण दिया गया है। राज्यों को मिलने वाली सीटें जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है, अर्थात जनसंख्या अधिक होने पर अधिक सीटें आवंटित की जाती है। जैसे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है, इसलिए उत्तर प्रदेश राज्य में राज्यसभा में सबसे अधिक 31 सदस्य है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा में कम जनसंख्या है, इसलिए यहाँ पर एक एक सदस्य है। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का जिक्र है, जिनकी हम चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 80(1) यह अनुच्छेद राज्यसभा में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए सीटों के आवंटन की प्रक्रिया को निर्धारित करता है। अनुच्छेद 82 यह अनुच्छेद राज्यसभा में सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया प्रणाली से संबंधित है, जिसमें राज्यों के विधानमंडलों द्वारा चुने गए सदस्य और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य शामिल है। अनुच्छेद 82 यह अनुच्छेद राज्यसभा में सदस्यों के निर्वाचन प्रक्रिया प्रणाली से संबंधित है। राज्यसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा नहीं चुने जाते, बल्कि राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है और राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। यहाँ पर दो शब्द आया है। पहला शब्द आया है एकल हस्तांतरणीय मत और दूसरा शब्द है समानुपातिक प्रतिनिधित्व। इनका मतलब हम समझते हैं कि इनका अर्थ क्या होता है। पहला है एकल हस्तांतरणीय मत। एकल हस्तांतरणीय मत का अर्थ है कि प्रत्येक मतदाता को एक उम्मीदवार के लिए वोट देना होता है और अगर उस उम्मीदवार को पर्याप्त वोट नहीं मिलते तो मतदाता का वोट दूसरे उम्मीदवार को हस्तांतरित किया जा सकता है। दूसरा शब्द है समानुपातिक प्रतिनिधित्व। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक पार्टी को उसके द्वारा प्राप्त वोटों के अनुपात में राज्यसभा में सीटें मिले। अब हम बात करेंगे पांचवी अनुसूची की। भारतीय संविधान की पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में प्रावधान करती है। यह अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर भारत के सभी राज्यों में लागू होती है। पांचवी अनुसूची के तहत राज्य के राज्यपाल को अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातीय आबादी की रक्षा के लिए विशेष शक्तियां और जिम्मेदारियां प्राप्त होती है। अनुच्छेद 244(1) पांचवी अनुसूची के प्रावधानों को लागू करता है, जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों को छोड़कर भारत के सभी राज्यों में लागू होती है। पांचवी अनुसूची में कुछ महत्वपूर्ण मुख्य बिंदु है, जिन्हें हम समझते हैं। पहला पॉइंट है, राज्यपाल के पास अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी आबादी की सुरक्षा के लिए निर्देश जारी करने और राज्य सरकार को सीमित करने की शक्ति होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रत्येक राज्य में एक जनजातीय सलाहकार परिषद होती है, जो अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास से संबंधित मामलों पर राज्यपाल को सलाह देती है। नेक्स्ट पॉइंट है, अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि संबंधित मामलों के लिए विशेष प्रावधान है, जैसे कि भूमि का अधिग्रहण और स्वामित्व। नेक्स्ट पॉइंट है, पांचवी अनुसूची के तहत राज्यपाल को यह निर्देश देने का अधिकार है कि राज्य या केंद्र सरकार के किसी भी कानून को अनुसूचित क्षेत्र में लागू नहीं किया जाएगा या उसे कुछ संशोधनों के साथ लागू किया जाएगा। पांचवी अनुसूची के तहत भारत के 10 राज्य अनुसूचित क्षेत्र में है, जिनके नाम यहाँ पर इस प्रकार है: आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना। संक्षेप में पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के लिए
प्रशासन और नियंत्रण के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करती है, जो उनके कल्याण और विकास को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार और राज्यपाल को विशेष शक्तियां देती है। अब हम बात करेंगे छठी अनुसूची की। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची पूर्वोत्तर भारत के असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान करती है। इसका मुख्य उद्देश्य जनजातीय समुदायों की स्वशासन क्षमता को मजबूत करना और उनके अधिकारों की रक्षा करना है। छठी अनुसूची में कुछ महत्वपूर्ण मुख्य बिंदु है जिन्हें हम समझते हैं। पहला पॉइंट है, छठी अनुसूची के तहत जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त जिला परिषदों का गठन किया जाता है, जो विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, जिला परिषदों को अपना बजट बनाने, कर लगाने और राजस्व एकत्र करने का अधिकार है। नेक्स्ट पॉइंट है, छठी अनुसूची के तहत जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का अधिकार राज्य सरकारों के साथ साथ स्वायत्त जिला परिषदों के पास भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्यपाल जनजातीय क्षेत्रों की सीमाओं को बदल सकते हैं और स्वायत्त जिलों को आपस में मिला सकते हैं या अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जिला परिषदों को भूमि, वन, कृषि, ग्राम प्रशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, संपत्ति, विवाह, तलाक, सामाजिक और रीति रिवाजों आदि पर कानून बनाने का अधिकार है। नेक्स्ट पॉइंट है, जिला परिषदों को ग्राम न्यायालयों और जिला न्यायालयों का गठन करने का अधिकार है। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में अनुच्छेद 244(2) और 275(1) का उल्लेख है। सबसे पहले हम बात करेंगे अनुच्छेद 244(2) की। यह अनुच्छेद छठी अनुसूची के प्रावधानों को लागू करता है, जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 275(1) की। यह अनुच्छेद केंद्र सरकार को जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का अधिकार देता है। अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन को परिभाषित करती है। अनुच्छेद 246 यह अनुच्छेद 7वीं अनुसूची में दी गई 3 सूचियों, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के आधार पर केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन निर्धारित करता है। 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों को स्पष्ट विभाजन करती है, जो केंद्र और राज्यों के बीच संघर्ष को कम करने में मदद करती है। अब हम बात करेंगे पहली सूची, संघ सूची की। इस सूची में उन विषयों का उल्लेख है जिन पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। इसमें 100 विषय शामिल है, जैसे कि रक्षा, बैंकिंग, विदेशी मामले, परमाणु ऊर्जा, मुद्रा, संचार, अंतरराज्यीय व्यापार, जनगणना, अंतरराष्ट्रीय संधि और रेल तथा वायु एवं जल परिवहन आदि। इस सूची में वर्तमान में कुल 100 विषय है और मूल संविधान में 97 विषय थे। अब हम बात करेंगे दूसरी सूची, राज्य सूची की। इस सूची में उन विषयों का उल्लेख है जिन पर केवल राज्य सरकारें कानून बना सकती है। इसमें 61 विषय शामिल है, जैसे कि लोक व्यवस्था, पुलिस, शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य आदि। वर्तमान में इस सूची में विषयों की कुल संख्या 61 है और मूल संविधान में 66 विषय थे। यहाँ पर हम 3 महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की चर्चा करेंगे, जिसमें पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 250। अनुच्छेद 250 के अनुसार आपातकाल की स्थिति में संसद को राज्य सूची में उल्लेखित किसी विषय के संबंध में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति होती है, परंतु आपातकाल की समाप्ति के पश्चात 6 माह से अधिक यह प्रावधान प्रभावी नहीं रहता है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद दूसरे की। अनुच्छेद 252 के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल एक प्रस्ताव पारित कर यदि संसद से अनुरोध करे कि राज्य सूची के विषयों पर संसद द्वारा कानून बनाया जाए, तो संसद उन राज्यों के विषय पर कानून बना सकती है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद तीसरे की। अनुच्छेद 253 के अनुसार संसद को किसी अन्य देश या देश के साथ संधि अथवा समझौते को लागू करने के उद्देश्य से किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। अब हम बात करेंगे तीसरी समवर्ती सूची की।
इस सूची में उन विषयों का उल्लेख है जिन पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है। यदि दोनों के बीच कानून में कोई विरोध होता है तो केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल है, जैसे कि दंड प्रक्रिया, वन, शिक्षा, विवाह, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, समाचार पत्र, आर्थिक तथा सामाजिक योजना, भार और माप, वन्य जीव और पक्षियों की सुरक्षा आदि। वर्तमान में इस सूची में 52 विषय है और मूल संविधान में 47 विषय थे। अब हम यहाँ पर एक महत्वपूर्ण संशोधन की बात करेंगे। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में 5 विषयों को स्थानांतरित किया गया। जो पहले 5 विषय राज्य सूची में थे, उन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। और वो 5 विषय है शिक्षा, वन, भार और माप, वन्य जीव और पक्षियों की सुरक्षा। और उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को छोड़कर सभी न्यायालयों के संगठन, संविधान और न्याय का शासन, इन 5 विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। यह भारतीय संविधान में एक महत्वपूर्ण संशोधन था, जिसे लघु संविधान भी कहा जाता है। अब हम उन 5 विषयों की चर्चा करेंगे जिन्हें राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। तो पहला विषय है शिक्षा का। तो शिक्षा राज्य सूची का एक विषय था, जिसे 42वें संविधान संशोधन के बाद समवर्ती सूची में शामिल किया गया। अब राज्य और केंद्र सरकार दोनों शिक्षा के बारे में कानून बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे महत्वपूर्ण विषय वन की। वन भी राज्य सूची का विषय था, जिसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है। अब राज्य और केंद्र सरकार दोनों वन के बारे में कानून बना सकते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण विषय है भार और माप का। यहाँ भार का संबंध बाट से है, जिससे वस्तुओं को तोला जाता है। भार और माप को भी राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है। अब राज्य और केंद्र सरकार दोनों भार और माप के बारे में कानून बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे चौथे महत्वपूर्ण विषय वन्य जीव और पक्षियों की सुरक्षा का। वन्य जीव और पक्षियों की सुरक्षा राज्य सूची का एक विषय था, जिसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। अब राज्य और केंद्र सरकार दोनों वन्य जीव और पक्षियों के संरक्षण के बारे में कानून बना सकते हैं। पांचवा महत्वपूर्ण विषय है न्याय प्रशासन का। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को छोड़कर सभी न्यायालयों के संगठन, संविधान और न्याय का शासन राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। अब राज्य और केंद्र सरकार दोनों न्याय के प्रशासन के बारे में कानून बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे अवशिष्ट सूची की। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के साथ साथ अवशिष्ट सूची को भी शामिल किया गया है। अवशिष्ट सूची वह सूची है जिसमें वे विषय शामिल होते हैं जो संविधान में उल्लिखित संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में नहीं दिए गए हैं। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को होता है। अब हम बात करेंगे अवशिष्ट शक्ति की, जो कि अवशिष्ट सूची से संबंधित है। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार अवशिष्ट शक्ति कहलाता है। अवशिष्ट विषयों पर केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। यहाँ पे कुछ उदाहरण है जो कि अवशिष्ट सूची के अनुसार आते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सूचना प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे विषय जो संविधान बनाने के बाद अस्तित्व में आए, अवशिष्ट विषयों में शामिल किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे 8वीं अनुसूची की। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भारत में आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है। भारतीय संविधान में 22 आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में किसी भी भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया जाता है। संविधान के प्रारंभ में केवल 14 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। अनुच्छेद 344(1) और अनुच्छेद 351 विशेष रूप से 8वीं अनुसूची से संबंधित है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 344(1) की। यह अनुच्छेद 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग के गठन का प्रावधान करता है,
जो भाषा के संबंध में सरकार को सिफारिशें करता है। यह आयोग एक अध्यक्ष और 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य सदस्यों से बना होगा। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 351 की। यह अनुच्छेद हिंदी भाषा के प्रसार और विकास के लिए प्रावधान करता है ताकि वह भारत की समग्र संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। यहाँ पर 8वीं अनुसूची में कुछ संशोधन कर महत्वपूर्ण भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 1967 ईस्वी में संविधान के 21वें संशोधन के द्वारा सिंधी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 1992 ईस्वी में संविधान के 71वें संशोधन द्वारा मणिपुरी, कोंकणी एवं नेपाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 2003 ईस्वी में संविधान के 92वें संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो भाषाओं को जोड़ा गया। 96वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल उड़िया भाषा का नाम परिवर्तित कर ओडिया कर दिया गया। इस प्रकार वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार निम्नलिखित 22 भाषाओं को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो इस प्रकार है: असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। संस्कृत सहित 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है, जिसमें से पहली भाषा है तमिल, जिसे 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। दूसरी भाषा है संस्कृत, जिसे 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। तीसरी भाषा है कन्नड़, जिसे 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। चौथी भाषा है तेलुगु, इसे भी 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। पांचवी भाषा है मलयालम, इसे 2013 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। और छठी भाषा है उड़िया, इसे 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची की। 1951 में संविधान में प्रथम संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। इस अनुसूची को भूमि सुधारों से संबंधित कानूनों को न्यायिक चुनौती से बचाने के लिए जोड़ा गया था। शुरुआत में इसमें 13 कानून शामिल थे। बाद में विभिन्न संशोधनों के माध्यम से 9वीं अनुसूची में कानूनों की संख्या बढ़कर 284 हो गई है। 1951 में 9वीं सूची और अनुच्छेद 31B को संविधान में प्रथम संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। भारतीय संविधान की 9वीं सूची में अनुच्छेद 31B का जिक्र है। अनुच्छेद 31B यह अनुच्छेद 9वीं सूची में शामिल कानूनों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक समीक्षा से बचाता है। यह अनुच्छेद 31A के साथ कृषि सुधारों से संबंधित कानूनों की रक्षा करने और जमींदार प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से जोड़ा गया था। अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची की। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची, जिसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है, 1995 में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। इसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक दलों के सदस्यों द्वारा एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने को रोकना है, ताकि सरकारों को स्थिरता मिल सके और राजनीतिक भ्रष्टाचार को कम करने में मदद मिल सके। इस अनुसूची में किसी सदस्य को अपनी पार्टी छोड़ने या पार्टी के निर्देशों के खिलाफ मतदान करने पर अयोग्य घोषित किया जा सकता है। 10वीं अनुसूची में कुछ मुख्य प्रावधान है जिसकी हम चर्चा करेंगे। तो पहला पॉइंट है, यदि कोई सदस्य किसी राजनीतिक दल से स्वेच्छा से इस्तीफा देता है या पार्टी के निर्देशों के खिलाफ मतदान करता है तो उसे सदन की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है, यदि अध्यक्ष या स्पीकर चुनाव के बाद स्वेच्छा से अपनी पार्टी छोड़ते हैं और अपने कार्यकाल के दौरान फिर से पार्टी में नहीं आते हैं तो उन्हें अयोग्य ठहराने से छूट मिल सकती है। तीसरा पॉइंट है, यदि किसी पार्टी के 2/3 सदस्य दूसरी पार्टी में विलय करने के लिए सहमत होते हैं तो उन्हें अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। चौथा पॉइंट है, अयोग्यता के मामलों का निर्णय सदन के अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है।
भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में अनुच्छेद 102 और 191 का जिक्र है, जिसकी हम चर्चा करेंगे। तो पहला अनुच्छेद है 102। यह अनुच्छेद संसद के सदस्यों की अयोग्यता के प्रावधानों से संबंधित है। दूसरा अनुच्छेद है अनुच्छेद 191। यह अनुच्छेद राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की अयोग्यता के प्रावधानों से संबंधित है। अब हम बात करेंगे दल बदल कानून की, कि यह भारतीय संविधान में कब पारित किया गया था और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो दल बदल कानून 1995 में लागू किया गया था, जब भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। इस कानून को लोकसभा और राज्यसभा में सर्वसम्मति से 30 और 31 जनवरी 1985 को मंजूरी दी गई थी। विधेयक को 15 फरवरी 1985 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली और यह अधिनियम 18 मार्च 1985 को लागू हुआ। अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची की। 11वीं अनुसूची 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में अनुच्छेद 243 शामिल है, जो पंचायतों को दिए गए अधिकार और शक्तियां निर्दिष्ट करता है। इसमें 11वीं अनुसूची में 29 विषय का उल्लेख है, जो पंचायतों के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। भारतीय संविधान की पहली सूची में भाग 9 के अनुच्छेद 243 शामिल है, जो पंचायती राज से संबंधित है। यह अनुच्छेद 243 ए से 243 ओ तक पंचायतों के गठन, संरचना, चुनाव, पंचायतों की शक्तियां और वित्तीय व्यवस्था आदि के बारे में बताता है। 11वीं अनुसूची में शामिल 29 विषयों की सूची है, जो इस प्रकार है: कृषि, भूमि सुधार, लघु सिंचाई, पशुपालन, ग्रामीण विकास, सामाजिक वानिकी, लघु उद्योग, पेयजल, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, शिक्षा, शहरी विकास, पर्यावरण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सामाजिक कल्याण, महिला एवं बाल विकास, अनुसूचित जाति और जनजाति का कल्याण, बाजार और मेले, सांस्कृतिक गतिविधियां, पुस्तकालय, मनोरंजन, दूरसंचार, सड़कें और पुल, बिजली और ऊर्जा, भूमि सुधार, लघु सिंचाई, पशुपालन, सामुदायिक अस्थियों का अनुरक्षण, प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा, जन्म और मृत्यु से संबंधित आंकड़े जुटाना। यह 11वीं अनुसूची के 29 विषय है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 भाग 9 है, जो पंचायती राज से संबंधित है। यह अनुच्छेद 243 ए से 243 ओ तक पंचायतों के गठन, संरचना, चुनाव, पंचायतों की शक्तियां और वित्तीय व्यवस्था आदि के बारे में बताता है। अब हम भारतीय संविधान के भाग 9 की चर्चा करेंगे, जिसमें अनुच्छेद 243 ए से 243 ओ तक है। तो पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 243। यह भाग 9 पंचायतों की परिभाषा बताता है, जिसमें पंचायत की परिभाषा, ग्राम सभा की परिभाषा आदि शामिल है। अनुच्छेद 243 ए यह ग्राम सभा के बारे में बताता है कि वह पंचायत स्तर पर क्या कार्य कर सकती है। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 243 बी। यह पंचायतों के गठन के बारे में बताता है। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 243 सी। यह पंचायतों की संरचना के बारे में बताता है। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 243 डी। यह सीटों के आरक्षण के बारे में बताता है, जैसे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। नेक्स्ट अनुच्छेद है 243 ई। यह पंचायतों की अवधि के बारे में बताता है। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 243 एफ। यह सदस्यता के लिए अयोग्यता के बारे में बताता है। नेक्स्ट अनुच्छेद है 243 जी। यह पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और उत्तरदायित्व के बारे में बताता है। नेक्स्ट अनुच्छेद है 243 एच। यह पंचायतों द्वारा कर लगाने की शक्तियों और उनकी निधि के बारे में बताता है। नेक्स्ट अनुच्छेद है 243 आई। यह वित्त आयोग के गठन के बारे में बताता है। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 243 जे। यह पंचायतों के खातों की लेखा परीक्षा के बारे में बताता है। नेक्स्ट अनुच्छेद है 243 के। यह पंचायतों के चुनाव के बारे में बताता है। नेक्स्ट अनुच्छेद है 243 एल। यह केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होने के बारे में बताता है। नेक्स्ट अनुच्छेद है 243 एम। यह भाग का कुछ क्षेत्रों पर लागू न होने के बारे में बताता है। नेक्स्ट अनुच्छेद है 243 एन। यह मौजूदा कानूनों और पंचायतों की निरंतरता के बारे में बताता है। नेक्स्ट अनुच्छेद है 243 ओ। यह चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है। अब हम बात करेंगे 12वीं अनुसूची की। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची, जिसे 1992 में 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था।
भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में अनुच्छेद 243 क शामिल है, जो नगर पालिकाओं की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करता है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों के लिए 18 विषय शामिल है। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में भाग 9A के अनुच्छेद 243 क शामिल है और भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में भाग 9 के अनुच्छेद 243 शामिल है और 12वीं अनुसूची में भाग 9A के अनुच्छेद 243 क शामिल है, जो नगर पालिकाओं से संबंधित है। यह अनुच्छेद 243 P से 243 ZG तक नगर पालिकाओं की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों को परिभाषित करता है। नगर पालिकाओं की स्थापना शहरों और छोटे शहरों के प्रशासन के लिए की गई थी। भारत में नगर पालिका से संबंधित 8 शहरी शासन है, जो इस प्रकार है। पहला है नगर निगम, दूसरा है नगर पालिका, तीसरा है अधिसूचित क्षेत्र समिति, चौथा है टाउन एरिया समिति, पांचवा है छावनी बोर्ड, छठा है टाउनशिप, सातवां है पोर्ट ट्रस्ट और आठवां है विशेष प्रयोजन एजेंसी। अब हम 8 शहरी शासन को विस्तार से पढ़ेंगे, जिसमें पहला है नगर निगम। आमतौर पर यह बड़े शहरों में पाए जाते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आदि। दूसरा है नगर पालिका, एक शहरी स्थानीय निकाय है जो छोटी आबादी वाले शहरों और कस्बों में पाया जाता है। तीसरा क्षेत्र है अधिसूचित क्षेत्र समिति। यह कुछ शहरों या कस्बों में नगर पालिका या नगर निगम के गठन से पहले शासन के लिए इस तरह की समिति बनाई जाती है। चौथा क्षेत्र है टाउन एरिया समिति। यह एक छोटा शहरी क्षेत्र जो नगर पालिका या नगर निगम के अधीन नहीं है, लेकिन उसे शासन करने के लिए एक समिति बनाई जाती है। पांचवा क्षेत्र है छावनी बोर्ड। यह छावनी क्षेत्रों में जो सेना के द्वारा शासित होते हैं, यह बोर्ड शासन के लिए जिम्मेदार होता है। छठा क्षेत्र है टाउनशिप। यह एक नियोजित शहरी क्षेत्र है जो किसी उद्योग या कंपनी द्वारा विकसित किया जाता है। सातवां क्षेत्र है पोर्ट ट्रस्ट। यह बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों के शासन के लिए यह ट्रस्ट जिम्मेदार होता है। और आठवां क्षेत्र विशेष प्रयोजन एजेंसी। यह किसी विशेष उद्देश्य के लिए स्थापित किया जाता है, जैसे कि शहरी विकास या जल आपूर्ति। इन 8 प्रकार के शहरी स्थानीय निकायों को मिलाकर शहरी शासन की व्यवस्था बनाई गई है, जिसमें प्रत्येक प्रकार का निकाय अपनी विशिष्ट भूमिका निभाता है। अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची के महत्वपूर्ण 18 विषयों की। तो पहला विषय है नगरीय सुख सुविधाओं, जैसे पार्क, खेल के मैदान की व्यवस्था। दूसरा विषय है जन सुविधाएं, जिनमें मार्गों पर बिजली, पार्किंग, बस स्टैंड और जन सुविधाएं शामिल है। नेक्स्ट विषय है नगर के विकास के लिए समग्र योजना बनाना। नेक्स्ट विषय है भूमि पर अनधिकृत कब्जा रोकना और सार्वजनिक भवनों का निर्माण करना। नेक्स्ट विषय है नगर में आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योजना बनाना। नेक्स्ट विषय है सड़क और पुल निर्माण। नेक्स्ट है औद्योगिक, वाणिज्यिक और घरेलू उपयोग के लिए जल की सुविधा उपलब्ध कराना। नेक्स्ट विषय है सार्वजनिक भवनों की सफाई और कूड़ा करकट का प्रबंधन करना। नेक्स्ट है अग्निशमन सेवाएं उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है नगर के पेड़ पौधे लगवाना और पर्यावरण संरक्षण के उपाय करना। नेक्स्ट है मलिन बस्तियों को खत्म करना और उनके विकास की दिशा में काम करना। नेक्स्ट विषय है शहरी गरीबी को खत्म करने की दिशा में काम करना। नेक्स्ट है नगर में सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सुंदरीकरण को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है सौदा के लिए विद्युत सौदा गृह और शव गाड़ने के लिए जमीन की व्यवस्था करना। नेक्स्ट विषय है आवारा पशुओं के लिए कांजी हाउस की व्यवस्था करना और उनके खिलाफ क्रूरता कम कराना। नेक्स्ट विषय है जन्म और मृत्यु से संबंधित आंकड़े जुटाना। नेक्स्ट है बुचड़खानों और चर्म शोधनालयों का विनिमय करना। नेक्स्ट और लास्ट विषय है समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के हितों का संरक्षण करना, जिनमें मानसिक और विकलांग भी शामिल है। भारतीय संविधान का भाग 9A, जिसमें अनुच्छेद 243P से अनुच्छेद 243ZG तक शामिल है, जो नगर पालिकाओं से संबंधित है। यह भाग 1992 के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था, जो शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा देता है। अब यहाँ पर हम कुछ अनुच्छेदों की चर्चा करेंगे, जिसमें पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 243P। यह अनुच्छेद नगर पालिकाओं की परिभाषा और संरचना से संबंधित है। दूसरा अनुच्छेद अनुच्छेद 243Q। यह अनुच्छेद नगर पालिकाओं के गठन से संबंधित है। तीसरा अनुच्छेद अनुच्छेद 243R।
यह अनुच्छेद नगर पालिकाओं के वार्डों का विभाजन करता है। नेक्स्ट अनुच्छेद है 243S। यह अनुच्छेद वार्ड समितियों के गठन और संरचना से संबंधित है। नेक्स्ट अनुच्छेद है 243T। यह अनुच्छेद नगर पालिकाओं में आरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 243U। यह अनुच्छेद नगर पालिकाओं की अवधि से संबंधित है। नेक्स्ट अनुच्छेद अनुच्छेद 243V। यह नगर पालिकाओं के सदस्यों के लिए पात्रता से संबंधित है। और नेक्स्ट अनुच्छेद अनुच्छेद 243W। यह नगर पालिकाओं की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 243X। यह अनुच्छेद नगर पालिकाओं के चुनाव के प्रावधान से संबंधित है। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 243Y। यह अनुच्छेद राज्य वित्त आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 243Z। यह अनुच्छेद नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 243ZA। यह अनुच्छेद नगर पालिकाओं के लिए लेखा परीक्षा से संबंधित है। और नेक्स्ट अनुच्छेद है 243ZB। यह अनुच्छेद नगर पालिकाओं के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है। नेक्स्ट अनुच्छेद है 243ZC। यह नगर पालिकाओं के सदस्यों के लिए अनिवार्य आचरण से संबंधित है। नेक्स्ट अनुच्छेद है 243ZD। यह अनुच्छेद राज्य सरकारों द्वारा करों और शुल्कों का वितरण से संबंधित है। नेक्स्ट अनुच्छेद है 243ZE। यह अनुच्छेद नगर पालिकाओं की संपत्तियों का पंजीकरण से संबंधित है। नेक्स्ट अनुच्छेद है 243ZF। यह अनुच्छेद नगर पालिकाओं के लिए राज्य सरकार की सहायता से संबंधित है। और नेक्स्ट और लास्ट अनुच्छेद है 243ZG। यह नगर पालिकाओं से संबंधित अन्य प्रावधान से है। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।